नमस्कार, डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों की। लेकिन मौलिक अधिकारों की बात करने से पहले अपन बात करेंगे मौलिक अधिकारों के साथ एक शब्द आपने सुना होगा, मानव अधिकार। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या फ़र्क है, पहले इनको जानना अनिवार्य है। देखो, मानव अधिकार की बात करें, ह्यूमन राइट्स, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको अपन मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। इनकी प्रकृति की बात करें, इनकी प्रकृति वैश्विक होती है। इसका मतलब देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। माँ की कोख से जब बच्चा पैदा होता है तो इनको ये पता नहीं होता कि मैं भारत में पैदा हो रहा हूँ, पाकिस्तान में हो रहा हूँ या संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा हूँ। उनके लिए जो कुछ राइट है, उनके लिए जो कुछ अधिकार है, उनको अपन मानव अधिकारों के नाम से जानते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रत्येक देश के संविधान में उनके नागरिकों के लिए कुछ राइट दिए जो होते हैं उनको अपन मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। मानव अधिकारों के लिए भी यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार आयोग का गठन किया और हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यहाँ तक कि भारत में मानव अधिकार आयोग और प्रत्येक स्टेट में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है जो नागरिकों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। बात करें मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार प्रत्येक देश के संविधान में उनके नागरिकों के कुछ राइट होते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं जिनको अपन मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। शुरुआत करें कि विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन से देश ने प्रदान किए वहाँ के नागरिकों को, तो ध्यान में रखना। अपन बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों में 1215 इंग्लैंड देश, कौन सा देश? इंग्लैंड। और इंग्लैंड का सम्राट था सम्राट जॉन। और इस सम्राट जॉन ने इंग्लैंड के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार एक पत्र पर लिख के दिए और उस पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। अधिकार पत्र था ये जिस पर इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तो ध्यान में रखना है, विश्व में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार प्रदान करने का काम किया था इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने 1215 में। लेकिन संविधान की बात करें कि विश्व का वो पहला कौन सा देश था जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया, तो उस देश का नाम ध्यान में रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। अब बात करें भारत की, 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार स्पष्ट किया कि भारत के नागरिकों के लिए भी मौलिक अधिकार होने चाहिए, इनके भी कुछ राइट होने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, उससे पहले कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हो गया। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों के गठन के लिए 2 समितियाँ बनी, जिसको अपन बोलते हैं मौलिक अधिकार समिति। पहली समिति मौलिक अधिकार समिति और दूसरी थी मौलिक अधिकार उप समिति। ये जो मौलिक अधिकार समिति थी, इसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जो मौलिक अधिकार उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जानकी वल्लभ कृपलानी। क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के गठन के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जानकी वल्लभ कृपलानी। अब बात करें कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और क्यों मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन सब के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों में भारतीय संविधान का भाग 3, देखो भाग 1 की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र,
भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, उसके बारे में अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि नागरिकता क्या है, क्यों है, और ये जो अभी सीए ये लाया गया, बहुत सारा मैटर है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखना है। भाग 3 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। वापस से ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अब जो ये भाग 3 है, ये भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो अपने पहले एक बात कर चुके हैं कि विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड के नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया गया जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। वैसे के वैसे भारतीय संविधान में भी अधिकार प्रदान किए गए भाग 3 को, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 12 से 35 तक, बात ये करें कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, इन सब के बारे में देखो। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय भारत के संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक अधिकार प्रदान थे? 7। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन सीधे पूछे जैसे मूल शब्द आए, मूल शब्द का मतलब है 26 जनवरी 1950, कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान मतलब आज कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। फिर आप कहोगे ऐसा क्यों, कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया? इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31 में मित्रों संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका मतलब अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब आप क्वेश्चन ये पूछे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ध्यान में रखना, वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो वैधानिक या कानूनी अधिकार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? वैधानिक या कानूनी अधिकार। क्या संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कहीं आज है संविधान में? तो बिल्कुल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A या अपन 300 के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 6 कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करें। सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद में आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था लेकिन वर्तमान में नहीं है, इसका मतलब संपत्ति का अधिकार समाप्त। आर्टिकल 32 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब कहोगे एक तरफ तो बात की जा रही है कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 12 से, जबकि पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार उसका उल्लेख आर्टिकल 14 से। ऐसा क्यों? आर्टिकल 12 और 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, जबकि आर्टिकल 13 में विधि से संबंधित कुछ बातें की गई है। अब बात करें कि भारत में जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार कौन से देश से ग्रहण किए गए? तो ये ध्यान में रखना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व का पहला देश था जिन्होंने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और भाग 3 को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा कि भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है? तो
सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की थी, इसीलिए उनको जनक माना जा सकता है। उन्होंने भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इनको संविधान की आत्मा बताया। देखो, संविधान की आत्मा से संबंधित 3 व्यक्तियों ने अलग अलग बातें कही थी। सबसे पहले प्रस्तावना, जिस प्रियम्बल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। भाग 3 पंडित नेहरू जी ने कहा था कि भाग 3 संविधान की आत्मा है। और आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकारों में शामिल हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। अब बात करें मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। अब 6 क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार जिसका उल्लेख आर्टिकल 31 में था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? कानूनी या वैधानिक है, और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 300A या 300 के तहत किया गया है। अब आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 12 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब ये नहीं कि राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये नहीं। राज्य की परिभाषा का उल्लेख इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। आपने पढ़ा होगा, और जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो बार बार जिक्र आएगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य अस्पृश्यता को रोकेगा, अस्पृश्यता को नहीं फैलाएगा, राज्य बाल श्रमिक को रोकेगा, राज्य व्यक्तियों के जीवन जीने के अधिकार को सीमित नहीं करेगा। सब बार बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं। और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो ध्यान में रखना, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक या इसको अपन निषेधात्मक, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक या निषेधात्मक है। ये ध्यान में आप में रखना है, क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब बात करें आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में क्या है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में है कि वे सभी जो केंद्र या राज्य या पंचायती राज और नगरीय निकाय द्वारा कोई भी संस्था स्थापित की गई है, या वे संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से मतलब केंद्र से, विधानमंडल से मतलब राज्य से, और पंचायती राज और नगरीय निकाय से कहीं न कहीं सहायता प्राप्त करती हो, वो राज्य की परिभाषा में क्या होगी? शामिल होगी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राज्य की परिभाषा का मतलब केंद्र, राज्य और पंचायती राज और नगरीय निकाय, मतलब संसद, विधानमंडल और पंचायती राज और नगरीय निकाय से जुड़ी हुई वे संस्थाएं जो कहीं न कहीं इनसे सहायता प्राप्त करती हैं, वे राज्य की परिभाषा में शामिल होगी। अब राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करना इसलिए अनिवार्य था कि राज्य या ये जो संस्थाएं हैं, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकती। इनके लिए पहले राज्य की परिभाषा को उल्लेखित किया गया है। थोड़ा सा और ध्यान में रखना, ये जो राज्य की परिभाषा है, क्वेश्चन पूछे कि क्या इसका उल्लेख केवल भाग 3 में ही है, तो ध्यान में रखना भाग 3 के अलावा भाग 4 और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 36 में फिर से राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो आप पूछोगे जब क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, और आपके सामने 2 अनुच्छेद हो, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12, तो अपन कौन से अनुच्छेद को सही करेंगे? तो पहले राज्य की परिभाषा का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 12 में है, लेकिन अगर 12 ऑप्शन में नहीं हो तो उस कंडीशन में आर्टिकल 36 को भी अपन सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। देखो, मौलिक अधिकारों की शुरुआत आर्टिकल 12 से है, लेकिन पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसकी शुरुआत आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और आपसे कोई ये पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो या तो आर्टिकल 13 और या अपन आर्टिकल 32 बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 32 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? 13 है। फिर आर्टिकल 13 में ऐसा क्या है? आर्टिकल 13 में 2-3 बातें की गई हैं जिनके बारे में बात करें। मूल संविधान, फिर भी मूल संविधान की बात ध्यान कर रखना। मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950। इस समय इस आर्टिकल 13 के 3 भाग थे, 13(1), 13(2) और 13(3). वर्तमान में आर्टिकल 13 के कितने भाग हैं? 4 भाग।
मूल में कितने थे 3, वर्तमान में कितने हैं 4। एक डेट में लिख रहा हूं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 मतलब देश में इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, या आंशिक रूप से तो लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिसमें मैंने पढ़ा था कुल महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू किया था, लेकिन बाद में पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। आर्टिकल 13(1) और इस तरफ मैं लिख रहा हूं आर्टिकल 13(2). डेट ध्यान में रखनी है 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 13(1) में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले की कोई विधि है, 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है, और वो विधि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी कर रही है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, तो उस कंडीशन में नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे, ये विधि वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में कर रखा है, आर्टिकल 13(1) में। ध्यान में रखना क्या है 13(1) में, 26 जनवरी 1950 से पहले की बनाई कोई विधि, बहुत सारी विधियां थी, जैसे आईपीसी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां थी जो संविधान के लागू तो होने के बाद भी आज तक चल रही है निरंतर। ऐसी कोई विधि जो विधि तो है, लेकिन जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करेगी, उस कंडीशन में मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे, वो विधि वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसका उल्लेख संविधान का कौन सा आर्टिकल कर रहा है, 13(1). आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है, ये इसको भी देख ले। 13(2) कह रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद की विधि। 26 जनवरी 1950 के बाद की विधि मतलब संविधान के लागू होने की बाद की कोई ऐसी विधि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम कर रही है, ऐसी अगर कोई विधि है तो इस कंडीशन में मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे, उस कंडीशन में वो विधि वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। विधि वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जहां केवल वहीं पर शून्य होगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित करेगी, पूरी विधि शून्य नहीं होगी। जहां मौलिक अधिकारों को कम कर रही है विधि शून्य, मौलिक अधिकार प्रभावी रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देख सकते हैं, जैसे केंद्र ने कोई कानून बनाया, उसमें 10 बिंदु थे, 10 में से 3 ऐसे बिंदु थे जो कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम कर रहे थे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहे थे। तो उस कंडीशन में ध्यान में रखना वह 3 ही शून्य होंगे, पूरा जो कानून था 10 के 10 बिंदु शून्य नहीं होंगे। ये बात कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 13(2). तो 13(1) 26 जनवरी 1950 से पहले की बात कर रहा है, 13(2) 26 जनवरी 1950 के बाद की बात कर रहे हैं। दोनों ही विधि की बात कर रहे हैं कि विधि जो मौलिक अधिकारों को कम करेगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसको अपन पृथक्करणीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं कि केवल वही विधि शून्य होगी जो मौलिक अधिकारों को कम कर रही हैं, यानी पूरी विधि किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं होगी। 10 में से 3 बिंदु मौलिक अधिकारों को सीमित करें तो केवल 3 बिंदु ही क्या होंगे, शून्य होंगे, बाकी क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 13(3). जब बार बार शब्द आ रहे हैं विधि, तो पहले विधि क्या है, इसकी परिभाषा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 13(3) और 13(3) में है विधि की परिभाषा। सीधा क्वेश्चन पूछे, विधि की परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 13 में भी 1 2 3 4 पूछे तो आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा, क्योंकि बार बार शब्द आ रहा है विधि, तो विधि है क्या, उनका भी संविधान में उल्लेख किया गया। सबसे पहले विधि में कहा गया कि संसद और विधानमंडल, भाई केंद्र में कानून कौन बनाती है, संसद, और राज्यों में कौन बनाती है, विधानमंडल। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, इसको बोल सकते हैं अपन अधिनियम या एक्ट। संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम। दूसरा, संसद या विधानमंडल तो कानून तभी बनाएगी ना जब संसद का सत्र चल रहा हो और जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई संचालित हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल रही हो और उसी दौरान देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए संविधान में 2 अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213, और एक शब्द दे रखा है अध्यादेश। जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो,
ध्यान में रखना, संसदीय विधानमंडल में भारत में सामान्यतः 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा कौन सा, शीतकालीन सत्र। इस बजट सत्र की शुरुआत सामान्यतः फरवरी महीने से होती है, 4 महीने चलता है। इस मानसून सत्र ये 3 महीने चलता है, ये कितने महीने चलता है, 2 महीने। कई बार अवकाश, बीच में भी अवकाश की अवधि होती है। जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं चले और उस दौरान देश में किसी कानून, किसी अधिनियम की आवश्यकता पड़ जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 213 के तहत कि वो क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश। लेकिन अध्यादेश अपने विवेक से न तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है और अपने विवेक से न ही राज्यपाल, दोनों ही मंत्री परिषद की परामर्श पर अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक उसको संसद का सत्र नहीं हो, संसद का सत्र शुरू नहीं हो, मतलब संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में इसको दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो अधिनियम बन जाएगा, वरना वहाँ तक प्रभावी रहेगा, तब तक संसद का सत्र नहीं संचालित हो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दूं, क्या अध्यादेश को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल, अध्यादेश एक प्रकार का क्या है, अधिनियम है, इसको भी न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तो ध्यान में रखना, पहली विधि की परिभाषा में शामिल कौन होगी, तो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम, दूसरा अध्यादेश, तीसरा इनके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम, इनके द्वारा बनाया गया कोई भी उपनियम, संसद या विधानमंडल द्वारा कोई भी बनाया गया विनियम, इनके द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश या परिपत्र। ध्यान में रखना, ये सब भी विधि की परिभाषा में क्या होंगे, शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, परिपत्र और आदेश, ये सारे के सारे विधि की परिभाषा में शामिल होंगे। इसमें यह भी लिखा है कि वे प्रथाएं जो विधि को प्रभावी बनाती हैं, वे प्रथाएं जो विधि को क्या बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं, वो भी विधि की परिभाषा में शामिल होगी। इसका उल्लेख भी संविधान के कौन से आर्टिकल में कर रखा है, आर्टिकल 13(3). ध्यान में रखना, 13(3) में विधि की परिभाषा का उल्लेख है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद ये यहाँ पर ये हो गया कि संविधान संशोधन कहीं पर भी विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं है। जब संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं, देखो संविधान में संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है और संविधान में संशोधन करने का राइट संसद को प्रदान किया गया। जब संविधान में संशोधन संसद कर रही है तो क्यों न इसको अधिनियम मान लिया जाए। इसको लेकर एक लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में चली, एक सरकार के बीच में चली, बहुत सारे वाद आए, जिसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, फिर लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973। शुरुआती दो यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामले में कहा कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ जी वाले मामले में कहा विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल है। इसका मतलब संविधान संशोधन करके भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में आप कमी नहीं कर सकते। अंतिम में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह बात कही और लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल तो हैं। इससे पहले क्या हुआ, इसको थोड़ा जान लें। देश की प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया था 1971 में और इसके द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 13(4). कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 13(4). और 13(4) में कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इससे पहले कहीं ना कहीं ये बार बार विरोधाभास हो रहा था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कई बार कह रहा नहीं है, सरकार अमेंडमेंट कर रही थी, उसको लेकर न्यायपालिका में चुनौती दी जा रही थी। इंदिरा जी ने संविधान संशोधन किया, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा और 13(4) में कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। जब संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसका मतलब आप संविधान संशोधन करके यानी संसद संविधान में संशोधन करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है।
इसको लेकर न्यायपालिका में चुनौती दी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसको अपन केशवानंद भारतीवाद के बारे में अपन पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरा अलग वीडियो के माध्यम से अपन पूरे के पूरे केशवानंद भारतीवाद और संविधान का मूल ढांचा क्या इनके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ मौलिक अधिकारों में क्या कहा गया है? केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 24वां संविधान संशोधन किया गया है, जिनके द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया है, जिनमें ये लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, ये बिल्कुल ही सही है। संविधान संशोधन का कहीं पर भी विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, उल्लेख नहीं है। इसका मतलब संविधान में आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेगा कि वो ऐसे कानूनों को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। ये बात कौन से आर्टिकल में थी? आर्टिकल 13(4) में। तो ध्यान में रखना, आर्टिकल 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है, जो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि अगर संसद या विधानमंडल या वे संस्थाएं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही हैं, आपके पास ये राइट है, आपके पास ये अधिकार है कि वो ऐसे कानूनों को क्या कर दे? शून्य कर दे, ऐसे कानूनों को क्या कर दे? समाप्त कर दे। इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 13 में। अब मौलिक अधिकारों की शुरुआत होगी आर्टिकल 14 से, और आर्टिकल 14 में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कुल 5 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक, जिसमें आर्टिकल 14 में सबसे पहले कानूनी समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, और आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई। इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझिएगा इसको अच्छे ढंग से कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन से देश में प्रदान किए गए, लेकिन संविधान में शामिल करने वाला कौन सा देश था, भारत में कौन से देश से ग्रहण किए गए, इनकी प्रकृति कैसी है, मानव अधिकारों से मौलिक अधिकार भिन्न कैसे हैं। जैसे अपने जिक्र किया था, मानव अधिकार की वैश्विक नहीं होती, मतलब देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार देश की सीमाओं में बंधे होते हैं, यानी केवल भारत में जो नागरिक हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उन्हीं को प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक कोई विदेश गए और वहाँ के कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में ये लिखा है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समानता मिलेगी, इसलिए हमें भी समानता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है, केवल देश की सीमाओं के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। मौलिक अधिकारों का ये जो टॉपिक है ये लंबा चलने वाला है, एक एक मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे, लेकिन पहले इसको समझना अनिवार्य था। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, और आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13 विधि क्या है, 26 जनवरी 1950 से पहले की विधि, बाद की विधि, ये पृथक्करणीय का नियम क्या है, और इनके अलावा ये जो आर्टिकल 13(3) विधि की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से वाद आए, जैसे सबसे पहले शंकरी प्रसाद वाद, फिर सज्जन सिंह वाद। क्रम, ये क्वेश्चन पिछले RS 2018 प्री में पूछा गया था कि सही क्रम होगा सज्जन सिंह के पहले सज्जन सिंह फिर शंकरी प्रसाद, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद 1951, उसके बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बहुत सारे इसके बाद भी वाद थे, जैसे मिनर्वा मिल्स 1980, SR बॉम्बे वाद 1992। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।